हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग एनसीईआरटी पर बात कर रहे हैं और एनसीईआरटी पर आप देखेंगे कि हम लोग भारतीय इतिहास पर बात किया जा रहा है, जो कक्षा 12 की पुस्तक है। तो वहाँ पर जो भारतीय इतिहास कक्षा 12 में है वो आपका 3 भागों में है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके, यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक करके। ठीक है, तो इस तरह से दिया गया है। तो वहाँ पर हम लोगों ने प्राचीन भारत एकदम विधिवत तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और वहाँ पर आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, वो प्राचीन भारत एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया गया है एनसीईआरटी का। और मध्यकालीन भारत पर हम लोग बात कर रहे हैं और मध्यकालीन भारत पर जिस अध्याय पर हम लोग बात कर रहे हैं, किसान, जमींदार और राज्य है, और कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कृषि समाज के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी कर ली हैं। किस प्रकार से किसान होते थे, किस प्रकार से खेती होती थी, कितने प्रकार की फसलें होती थी, जमींदार क्या होते थे, फिर उसके बाद चांदी का बहाव जिस प्रकार से भारत में हुआ, किस प्रकार से चांदी आई, उसके बारे में बात किया है हम लोगों ने। और फिर उसके बाद बहुत सारी जानकारियाँ हम लोगों ने मध्यकालीन भारत में सामाजिक स्तरीकरण हो गया है, महिलाओं की स्थिति क्या हो गई, वो सारी चीज़ें हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, इस अध्याय में। और पिछले अध्याय में आप देखेंगे कि यात्रा वृत्तांत, और फिर उसके बाद हम लोगों ने मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन, और फिर उसके बाद विजयनगर साम्राज्य पर हम लोगों ने बात किया है। ये इस पुस्तक का चौथा अध्याय है, जिसमें हम लोग मुगल साम्राज्य और कृषि समाज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और आज का लेक्चर जो होगा इस अध्याय पर आखिरी लेक्चर होगा। और जो अगला अध्याय होगा वो इस पुस्तक का अगला लास्ट अध्याय होगा, जो हम लोग मुगल काल के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे, उस पर चर्चा किया जाएगा। आज हम लोगों को बात करना है अबुल फजल की आईने अकबरी पर। तो अबुल फजल की आईने अकबरी का जो हम लोग अध्ययन इस अध्याय में किया जाएगा, आपको एक सिनेरियो दे देंगे कि किस प्रकार से अबुल फजल की आईने अकबरी जो है वहाँ पर जानकारी देती है, और बाकी चीज़ें जो हैं हम लोग उस अगले अध्याय में बात किया जाएगा एकदम विस्तार से आईने अकबरी पर। ठीक है, तो हमको बात करना है अबुल फजल की, पहली हेडिंग है आपकी अबुल फजल की अबुल फजल की आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी। ठीक है, इसके कुछ हेडिंग्स जो हैं, आपको कुछ पैराग्राफ जो हैं हम आपको पढ़कर सुनाएंगे और उसको समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। ठीक है, पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी की है। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से देखिए कि पहले आपको पुस्तक दिखा देते हैं किसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 के बारे में हम लोग बात किया जा रहा है। ठीक है, और इसका जो अध्याय है आप देखेंगे कि जमींदार, किसान, जमींदार और राज्य पर हम लोग बात कर रहे हैं, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग बात कल कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ से अबुल फजल की आईने अकबरी से हम लोग बात करेंगे, और इसमें हम आपको आईने अकबरी का एक खाका दे देंगे कि आइन किस तरह से बात करती है, कितने भाग हैं उसके, और कुछ पैराग्राफ आपको पढ़ कर सुना देंगे। एक बॉक्स है, तो वहाँ पर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस प्रकार से वहाँ पर शासन व्यवस्था और जो शासक वर्ग है वो किस प्रकार से वहाँ पर लेकर राज्य को चल रहे थे। ठीक है, तो अबुल फजल की जो आईने अकबरी है, आप इस तरह से देखिए कि जिस प्रकार से हम लोग यात्रा वृत्तांतों को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इतिहासकारों को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर वो जिससे जानकारियाँ मिलती हैं उसको हम लोग एकत्रित करते जाते हैं। लेकिन आईने अकबरी एक इस प्रकार की पुस्तक है कि जहाँ पर आप देखिए कि आईने अकबरी एकमात्र पुस्तक है जो किसी समाज के बारे में एकदम सजीव चित्रण करती है। ठीक है, तो आईने अकबरी, उसके पहले की जितनी भी पुस्तकें आप देखेंगे कि राजा महाराजाओं के बारे में जानकारियाँ देती हैं, उनके उपलब्धियों की जानकारियाँ देती हैं, उन लोगों ने क्या निर्माण किए उसके बारे में जानकारी मिलती है, उन लोगों ने किन किन चीज़ों का निर्माण किया उसके बारे में जानकारी मिलती हैं। लेकिन वहाँ पर जो है, जो पुस्तकें हैं शासक के बारे में, वो वहाँ पर आपको समाज के बारे में जानकारियाँ नहीं देती हैं। समाज के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी हम लोगों को किससे मिलती हैं? समाज के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी जो है यात्रा वृत्तांतों से मिलती हैं कि किस प्रकार से समाज का था।
और वो एक तरह से निष्पक्ष होकर लिखते हैं। यात्रा वृत्तांत जो होते हैं वो एक निष्पक्ष होकर लिखते हैं कि इस प्रकार से समाज में हो रहे हैं। वहाँ पर शासक वर्गों की बड़ाइयों के बारे में नहीं लिखा जाता, यहाँ तक कि वहाँ पर शासक वर्गों के प्रशासन के बारे में जानकारियाँ देखने को मिलती हैं और सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में देखने को मिलता है। लेकिन आईने अकबरी एक ऐसी पुस्तक है अकबर के शासनकाल में लिखी गई और उसमें यह दर्शाया गया कि वहाँ का समाज, अकबर का समाज किस प्रकार से था। ठीक है, वहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि कितने बड़े साम्राज्य पर मुगल शासन था, अकबर का कितना बड़ा साम्राज्य है ये भी देखिए। और उतने बड़े साम्राज्य पर एक पुस्तक लिखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पर देखिए कि आईने अकबरी में हर एक चीज़ के बारे में लिखा गया है, यहाँ तक कि जो अधिकारी हैं उनके घरों के बारे में चित्रित भी किया गया है और उनके यहाँ कितने प्रकार के नौकर हैं, किस प्रकार के उनके कार्य हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं आईने अकबरी में देखने को मिलती हैं। यानी कि मुग़ल शासन प्रशासन का अकबर के शासनकाल के बारे में हर एक प्रकार की विस्तृत जानकारियाँ देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि आईने अकबरी भी लिखा गया है एक शासक के दरबारी इतिहासकार के द्वारा, यानी कि यह पुस्तक भी उसी तरह से लिखी गई होगी कि समाज के शीर्ष पर बैठकर शीर्ष लोगों का तस्वीर दर्शाती होगी। ठीक है, यानी कि हम सबसे ऊंचे पायदान पर बैठे हुए हैं और तो वहीं से हम जो दिखेगा हमको, हम वही चीज़ जानकारी आपको देंगे। लेकिन आईने अकबरी इस तरह से जानकारी देती है कि वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी विधिवत जानकारी, सामाजिक रीति रिवाजों, समाज के धर्म के बारे में, समाज के शासन प्रशासन के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, वहाँ पर हर एक चीज़ की जानकारी अबुल फजल की आईने अकबरी देती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि आईने अकबरी का जो लिखा गया था, तो आईने अकबरी का जो कार्य करने के लिए कहा गया अकबर के द्वारा उसके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के द्वारा कहा गया था। तो वहाँ पर देखिए कि अकबर जब शासन गद्दी पर बैठता है 1555-56 के लगभग में बैठता है, तो वहाँ पर जब वो अपने शासन प्रशासन के बागडोर जो अपने खुद हाथों में लेता है तो इस तरह के कार्य करना वह प्रारंभ करता है। तो उसने एक इतिहासकार लिखने के लिए बुलाया और एक इतिहासकार को से कहा कि तुम मेरे शासन प्रशासन के बारे में, तुम मेरे साम्राज्य के बारे में हर एक प्रकार की जानकारियाँ इकट्ठा करो। तो वो जिम्मेदारी किसको दी गई? अबुल फजल को दी गई और अबुल फजल ने वह जिम्मेदारी उठाई और 1598 ईस्वी तक उसमें 5 संशोधन कर डाले। ठीक है, तो 1598 ईस्वी तक, यहाँ देखिए कि 1598, ठीक है, 1598 ईस्वी तक उसने 5 संशोधन किए हैं आईने अकबरी में। और आईने अकबरी जो है 3 जिल्दों में है। ठीक है, आईने अकबरी जो है 5 भाग में है और आईने अकबरी जिसका खंड है वो अकबरनामा का खंड है। और अकबरनामा में आप देखेंगे कि 3 जिल्द हैं और जिसमें 3 अध्याय मान के चलिए, 3 खंड मान के चलिए आईने अकबरनामा के। तो यहाँ पर जिल्द शब्दों का प्रयोग किया गया। जिल्द यानी कि एक खंड हो गया। ठीक है, तो अरबी भाषा में एक खंड हो गया। तो वहाँ पर अकबरनामा जो है एक 3 खंडों में विभाजित है, जिसमें 2 खंड जो हैं वहाँ पर पूरे मुग़ल काल का इतिहास बताते हैं, बाबर से लेकर वहाँ तक अकबर तक के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, मुग़ल काल के बारे में। ठीक है, और जो तीसरी जिल्द है जिसे आइन बोला गया, वहाँ पर तीसरा खंड जो है आइन बोला गया, वो 5 भागों में है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो उसके हम आपको पढ़ कर बताएंगे। तो पहले आप आईने अकबरी के इतिहास के बारे में जानकारी ले लीजिए कि आईने अकबरी किस प्रकार की पुस्तक है, किस प्रकार की जानकारी हम लोगों को देती है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया कि आईने अकबरी का जो कार्य है अकबर के द्वारा अबुल फजल को दिया गया और अबुल फजल ने उसमें 1598 ईस्वी तक उसमें लिखित कार्य किए और उसमें 1598 ईस्वी तक 5 संशोधन करके पूर्ण रूप से किया। लेकिन वहाँ पर आप इस तरह से देखिए कि आईने जो अकबरनामा है, आईने अकबरी जो है तीसरा खंड जो है, उसमें कुछ अध्याय ऐसे हैं जो काफ़ी बाद में भी जोड़े गए हैं। तो उसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में बात किया जाएगा, क्योंकि ये आप लोगों का आखिरी लेक्चर होगा इस अध्याय में। और अगले अध्याय में हम लोग आईने अकबरी पर विस्तार से बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ये जान लीजिए कि अबुल फजल की जो आईने अकबरनामा लिखा गया था और आईने अकबरी जो उसका तीसरा खंड है वो 5 अध्यायों में है। ठीक है, और अकबरनामा खुद ही 3 खंड में है। तो अकबरनामा 3 खंड में है और वहाँ पर 2 खंड जो शुरू के हैं वो आपके मुग़ल इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं और तीसरी खंड जो है वही आपकी आईने
अकबरी है, यानी कि आइन है। वो आइन उसको बोला जाता है और उसी को आइन अकबरी भी बोला जाता है। ठीक है, तो वो तीसरा खंड जो है वो 5 अध्याय में बटा हुआ है। ठीक है, तो और आइन अकबरी जो है, आइन जो पुस्तक है, वो कई समाज के कई मसलों पर वहाँ पर बात किया गया है। तो यहाँ से देखिए कि आइन 5 भागों का संकलन, यानी कि 5 अध्याय, अध्याय को क्या बोला गया, दफ्तर बोला गया है। ठीक है, 5 भागों का संकलन है, जिसके पहले 3 भाग प्रशासन के विवरण देते हैं, जिसमें मंजिल आबादी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से आपको खाका एक खींच देते हैं हम, तो वहाँ पर आप लोग सली इसको वृक्ष वृक्ष तरह से बना लीजिएगा, तो वहाँ पर आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी कि आइन अकबरी किस तरह से लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिखिए अकबरनामा। अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा। तो अकबरनामा आप लिख देते हैं, तो यहाँ पर अकबरनामा के कितने खंड हैं, 3 खंड हैं। ठीक है, कितने खंड हैं, 3 खंड हैं। ठीक, प्रथम खंड, ठीक है, यहाँ पर जिल्द दिया गया है, जिल्द शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हम खंड आपको समझने के लिए लिख देते हैं। अगर पूछता है जिल्द क्या है, तो वहाँ पर आप भाग भी, उसको खंड भी बता सकते हैं। फिर यहाँ पर द्वितीय खंड हो गया, द्वितीय खंड, और यहाँ पर आपका तृतीय खंड हो गया, तृतीय खंड हो गया। और इसी को क्या बोला गया, आइन बोला गया था, आइन। ठीक है, इन 2 खंडों में, ठीक है, इन 2 खंडों में क्या है, मुग़ल इतिहास है। ठीक है, क्या है, मुग़ल इतिहास है। इसको आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोगों को आइन अकबरी समझ में आ जाएगा। और इसमें क्या है, यह देखेंगे कि प्रशासन के बारे में बात करता है, प्रशासन, शासन, प्रशासन। ठीक है, अब प्रशासन कहाँ है, समाज में होंगे। और ये कितने भागों में है, 5 भागों में है। कितने भागों में है, 5 भागों में है। तो यहाँ पर देखिए कि 5 भागों में है। जो पहला 3 भाग है, जो पहला 3 भाग है, तो उसमें क्या दिया गया है, मंजिल आबादी पहला भाग है। ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, तो वहाँ पर हम जब व्याख्या करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। हम आपको पढ़कर सुनाएंगे और व्याख्या भी करते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, मंजिल आबादी। ठीक है, मंजिल आबादी। और जो दूसरा खंड है, ये आप देखेंगे कि दूसरा खंड जो है सिपह आबादी है। सिपह आबादी। ठीक है, इस प्रकार से आप नोट डाउन करते रहें। आप लोगों को वैसे एक वृक्ष अगर बना लेते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएंगी अगर क्या चीज़ें किसके बारे में बात किया गया है। सिपा आबादी के बाद जो है आप देखेंगे कि जो तीसरी चीज़ें हैं, मुल्क आबादी है। मुल्क आबादी। ठीक है, और चौथी और पांचवी चीज़ों में आप देखेंगे कि वहाँ पर क्या दिया गया है, साहित्यिक के बारे में दिया गया है, संस्कृति के बारे में दिया गया है। वहाँ पर जो अधिकारी वर्ग है उनके भवन किस प्रकार से, उनके बारे में दिया गया है। तो इस प्रकार की जानकारियाँ जो है आइन अकबरी की, आइन जो पुस्तक है, वहाँ पर चौथी और पाँचवें भाग बात करते हैं। तो हम लोगों को सिर्फ ये समझना है कि ये 3 जो भाग हैं, इन्हीं के बारे में हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यही 3 जो है प्रशासन के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी देती हैं। ठीक है, और इसके बाद चौथी और पांचवा भाग जो है वो आपका अधिकारियों से संबंधित है, साहित्य से संबंधित है, संस्कृति से संबंधित है। तो यहाँ पर हम आपको पढ़ते जाते हैं, व्याख्या करते जाते हैं। आप लोग एकदम चैनल से बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि एनसीईआरटी आपको इतना आसान बना देंगे कि आप लोग पढ़ेंगे जब, तो 1 लाइन पढ़ेंगे 10 लाइन आप लोगों को समझ में आएगी। तो बस आप लोग चैनल से बने रहें और वहाँ पर अपने सहयोग प्रदान करते रहें। यहाँ देखिए कि आइन 5 भागों में, पहले इस पुस्तक और इस चित्र को देख लीजिए किस प्रकार से अबुल फजल अपने आश्रयदाता को अकबरनामा की पांडुलिपि पेश कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि अबुल फजल जो है एक वहाँ पर रह रहा है, इनके साथ आश्रयदाता है, उनको अपने अकबरनामा की पांडुलिपि समर्पित कर रहे हैं। और अकबरनामा देखिए कि कितने भागों में, कितनी बड़ी पुस्तक है और कितने ज़्यादा जानकारियाँ वो लेकर इकट्ठी हुई है। और मुग़ल
काल के बारे में अकबरनामा जो है विस्तृत जानकारी देती है, चाहे वो शासन प्रशासन के बारे में हो, चाहे वो सामाजिक रचनाओं के बारे में हो, चाहे एग्रीकल्चर कृषि के बारे में हो, चाहे वो रीति रिवाजों के बारे में हो, चाहे वहाँ पर अधिकारियों के बारे में हो, चाहे अधिकारियों के घरों के बारे में हो। ठीक है, तो वहाँ पर हर एक चीज़ की जानकारी देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पर आइन 5 भागों का संकलन है, जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रख रखाव से ताल्लुक़ रखती है। दूसरा भाग सिपा आबादी। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चला कि पहली जो भाग है आइन की मंजिल आबादी वो किसके लिए है, शाही घर परिवार और उसके रख रखाव के शासन प्रशासन के बारे में बात करती है। और दूसरी सिपा आबादी सैनिक और नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में जानकारी देती है सिपा आबादी। यानी कि सिपा आबादी में देखेंगे कि जो समाज है, जिस प्रकार से वहाँ पर शासन प्रशासन चल रहे हैं, जिस प्रकार से वहाँ पर नागरिक हैं, वहाँ पर सिपाही हैं, वहाँ पर जो सैनिक वर्ग है, नागरिक प्रशासन के बारे में वहाँ पर ये सारी जानकारियाँ देती हैं सिपा आबादी। फिर उसके बाद इसमें शाही अफसरों, मनसबदार, विद्वानों, कवियों, कलाकारों को संक्षिप्त जीवनी भी शामिल है सिपा आबादी में। तीसरा जो है मुल्क आबादी, वह भाग है जो साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय पहलुओं तथा राजस्व की दरों की आंकड़ों की विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का बयान देता है। ठीक है, तो देखिए कि मुल्क आबादी में 12 प्रांतों का बयान के बारे में बात किया गया है। ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पर आप लोगों को समझने वाली बात है कि ये जो हम आइन के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं उसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे एक एक लाइन में, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी किस में क्या दिया गया है। ठीक है, तो मुल्क आबादी में अगर कई प्रश्न पूछते कि आईने अकबरी के तीसरे जो खंड भाग है, अध्याय है मुल्क आबादी, उसमें कितने प्रांतों का वर्णन किया गया है, तो कितने हैं, 12 प्रांत हैं। ठीक है, इस खंड में सांख्यिकी सूचनाएं फिर उसके बाद तफसील से दी गई, जिसमें सूबों और उनकी तमाम प्रशासनिक व वित्तीय इकाइयों, सरकार, परगना और महल के भौगोलिक स्थलाकृतियों और आर्थिक रेखाचित्र भी शामिल हैं। इसी खंड में हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी की गई, जमीन और निर्धारित राजस्व भी दी गई। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि आइन किस प्रकार की जानकारी देती है, वो कि हर एक चीज़ के बारे में जानकारी देती है। यहाँ देखिए कि सूबा वहाँ पर देखेंगे कि कई गांवों को मिलाकर वहाँ पर जिला पंचायतों को मिलाकर, वहाँ पर जिला पंचायत तो नहीं थे लेकिन वहाँ पर पंचायत खंड थे। ठीक है, तो कई पंचायतों गांवों को मिलाकर वहाँ पर सूबा बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि सूबा स्तर की विस्तृत जानकारी देने के बाद आइन हमें सूबों के नीचे की इकाई सरकारों के बारे में विस्तार से बताती है। ये सूचनाएं तालिकाबद्ध तरीके से दी गई हैं, जहाँ हर तालिका में 8 खाने हैं जो हमें निम्नलिखित सूचनाएं देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग उसको नोट डाउन करते रहेंगे तो आप लोगों का नोट भी बनता चला जाएगा। और आप लोगों को यूपीएससी के एग्ज़ाम देने में अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो वो 8 खाने किस प्रकार के थे, 8 खाने जो है परगना, महल, फिर दूसरा खाना है किला का है, तीसरा अराजी तथा और ज़मीन, पाईमुद मापे गए इलाके, चौथा जो है नगदी का है, नगद निर्धारित राजस्व, पाँचवा जो है सुयूरगल का है, दान में दिया गया राजस्व अनुदान, छठवां जो है जमींदार का है, खाने का है, सातवां और आठवां जो है जमींदारों की जातियाँ, उनके घुड़सवार, पैदल सिपाही, प्यादा व हाथी को फील कहा गया है वहाँ पर। ठीक है, तो फील शब्द किसके लिए आया है, हाथी के लिए आया है। प्यादा शब्द किसके लिए आया है, वो सिपाही के लिए, पैदल सिपाहियों के लिए प्यादा शब्द आया है। फील सहित उनके फौज की जानकारी दी गई। मुल्क आबादी उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक व पेचीदा चित्र पेश करती है। चौथी और पांचवी किताबें दफ्तर भारत के लोगों के मजहबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ताल्लुक़ रखती है। इनके आखिर में अकबर के शुभ वचनों का भी संग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि आइन जो है किस प्रकार से वहाँ पर सूबों की जानकारी देती है, किस प्रकार से वहाँ पर ग्रामीण जनसंख्याओं के बारे में जानकारी देती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझने वाली बात है। इसके विस्तार हम लोग अगले अध्याय में विस्तार करेंगे। तो पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि खुशकिस्मती के गुलाब, बाग की सिंचाई। तो यहाँ पर देखिए कि एक वहाँ पर बाग है, बाग मतलब कि फूलों का बागान है, उसको नाम दिया गया है खुशकिस्मती के गुलाब। ठीक है, और ये कहाँ है,
किस में से लिया गया है, ये है कि अबुल फजल के अकबरनामा से लिया गया है। तो यहाँ देखिए कि नीचे दिए गए अंश में अबुल फजल ने बड़े साफ तौर पर खुलासा किया है कि उसने कैसे और कितने किन से अपनी सूचनाएं हासिल की। तो यहाँ देखिए कि अबुल फजल बता रहा है कि हम कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें लेकर आए हैं। तो देखिए कि अबुल फजल वल्द मुबारक को यह शानदार हुक्म दिया कि शानदार घटनाओं और राज्य क्षेत्र अधीन करने वाली हमारी फतहों की दास्तान ईमानदारी के कलम से लिखें। ठीक है, वहाँ पर देखिए कि अबुल फजल जो हुक्म दे रहा है कि ईमानदारी तरीके से आप लिखिए। अब वहाँ पर राजा की बड़ाई मत करिए, वहाँ पर अपने बड़ाई मत करिए कि वहाँ पर किस प्रकार से वहाँ पर जो चीज़ आप लोगों को दिख रहा है, चाहे बुराई हो चाहे अच्छाई हो, चाहे वहाँ पर अच्छा हो वहाँ पर ख़राब हो, चाहे यहाँ पर किसी भी प्रकार की अगर वहाँ पर देखने को चीज़ें मिल रही हैं खराबी, तो उसको भी आप लोग उसमें दर्ज करें, ईमानदारी से करें। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि तसल्ली से मैंने काफ़ी खोजबीन और मेहनत करके महामहिम की गतिविधियों के सबूत और दस्तावेज इकट्ठे किए। और महामहिम कौन है, वहाँ महामहिम कौन है, वहाँ पर आप देखेंगे कि अकबर है। ठीक है, इकट्ठे किए और बहुत समय तक राज्य के मुलाजिमों व शाही परिवार के सदस्यों के साथ जवाब तलब किया। मैंने सच बोलने वाले समझदार बुजुर्गों और फुर्तीले दिमाग वाले सत्यकर्मी जवानों दोनों की बातों को परखा और उनके बयानों को लिखित रूप में दर्ज किया। सूबों को शाही हुक्म जारी किया गया कि पुराने मुलाजिमों में किसी को बीते वक्त की घटना याद हो, पूरे विश्वास के साथ या मामूली शक के साथ भी वे अपने संस्मरण को लिखें और उसे दरबार भेज दें। फिर उस पाक मौजूदगी के कक्ष में एक और हुक्म रोशन हुआ, वो ये कि जो सामग्री जमा की जाए उसे शाही मौजूदगी में पढ़कर सुनाया जाए और बाद में जो भी कुछ लिखा जाना हो उसे उस महान किताब में परिशिष्ट की शक्ल में जोड़ दिया जाए। और ये कि ऐसे ब्यौरे जो जांच पड़ताल की बारीकियों की वजह से या मामले की बारीकियों की वजह से उस समय अंजाम तक नहीं लाए जा सके, उन्हें बाद में दर्ज करूं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कि अबुल फजल जो है किस प्रकार से हुक्म देता है और वहाँ पर किस प्रकार से नियम कानून लगाता है कि वहाँ पर अकबरनामा का रचना किया जा सके। उसने गांव के उन सभी लोगों को बुलाया और गांव के सभी लोगों को आदेश दिया कि जो उनके स्मृति में है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे वहाँ पर किसी भी प्रकार की चीज़ें हों, उसको वो लोग खुद लिखें और उसको ले जाकर जमा कर दे, कहाँ, राजशाही में। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कि वहाँ पर कई लोगों की मदद से अबुल फजल ने अकबरनामा को तैयार किया। ठीक है, ईश्वरीय अध्यादेश का खुलासा करने वाले इस शाही हुक्म की वजह से अपने गुप्त फिक्र से राहत पाकर मैंने एक कच्चे प्रारूप लिखने की शुरुआत की, जिसमें शैली या विन्यास की खूबसूरती नहीं थी। मैंने इलाही संवत के 19वें ने इलाही संवत के 19वें साल, यानी कि अकबर का जो दीन इलाही धर्म है वही इलाही संवत माना गया। और उसी के 19वें साल यानी कि इलाही संवत प्रारंभ होने के 19वें साल से जब महामहिम की दानिशमंद अक्ल से दस्तावेज दस्तर स्थापित किया गया था, घटनाओं का इतिहास वृत्त हासिल किया और उसके भरे पूरे पन्नों से मैंने कई मामलों का ब्यौरा पाया। काफ़ी तकलीफ़ें उठाकर उन सभी हुक्मों की मूल प्रति या नकल हासिल की गई जो राज्याभिषेक से लेकर आज तक सूबों की जारी किए गए थे। काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए मैंने उनमें से कई रिपोर्टों को भी शामिल किया जो साम्राज्य के विभिन्न मामलों या दूसरे देशों में घटी घटनाओं के बारे में थी और जिन्हें उच्च अफसरों और मंत्रियों ने भेजा था। और जवाब तलब व खोजबीन के तंत्र से मेरी मेहनत पसंद रूढ़ संतृप्त हो गई। बड़ी कर्मठता के साथ मैंने वे कच्चे मसौदे व ज्ञान पत्र भी हासिल किए जो जानकार और दूरदर्शी लोगों ने लिखे थे। इन तरीक़ों से खुशकिस्मती के इस गुलाब
का भाग अकबरनामा के सींचने और नमी देने के लिए मैंने हौज बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि अकबरनामा का रचना करने के लिए अबुल फजल ने कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग किया है। उसने समाज में हर एक व्यक्ति को लिखने के लिए दे दिया, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, वहाँ पर अधिकारी वर्गों को भी लिखने के लिए दिया था कि उनके स्मृति में जितनी भी चीज़ें हैं, शासन प्रशासन से, भवन निर्माण से, जितनी भी समाज रचना से, तो वो सारी चीज़ें, चाहे विद्रोहों से हर एक चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठी करने की बात कही। ठीक है, और वहाँ पर उन लोगों ने लिखकर अपने दस्तावेज़ों को वहाँ पर ले जाकर शाही राजशाही में वहाँ पर अबुल फजल के पास जमा किया, और अबुल फजल जो है कितनी कठिनाइयों के साथ उसको वहाँ पर उसको लिखने का प्रयास किया, नकल उतारने की प्रयास की। तो वहाँ पर अबुल फजल सिर्फ यहाँ पर ये मत देखिए कि अबुल फजल ने सिर्फ राज्यादेश ही दिया है। अबुल फजल खुद जाकर घूम कर वहाँ पर अपने अधिकारियों के साथ उस तरह से जानकारियाँ इकट्ठा की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो ये पैराग्राफ जो है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको जब इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आलोचना के तरह से वहाँ पर बताया गया कि अबुल फजल की कहाँ पर वहाँ पर कमियाँ देखने को मिलती हैं, क्योंकि कोई भी अगर बड़ी पुस्तक आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं गलती ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो वहीं पर अबुल फजल की गलतियाँ इसमें दिखाई गई हैं कि अबुल फजल ने जो डाटों को संरक्षित करने का प्रयास करा है वो कहीं कहीं इधर उधर हो गया है। और वहाँ पर इस पुस्तक के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि यह अबुल फजल के यानी कि शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति की नज़र से वहाँ पर समाज को देखने का प्रयास किया गया है। तो अगर यहाँ पर आप देखिए कि इस तरह से चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं कि हालांकि बादशाह अकबर के शासन की सहूलियत के लिए आइन को आधिकारिक तौर पर विस्तृत सूचनाएं जमा करने के लिए प्रायोजित किया गया था, फिर भी यह किताब आधिकारिक दस्तावेजों की महज नकल से कहीं बढ़कर थी। यह हम जानते हैं कि इसकी पांडुलिपि को लेखक द्वारा 5 बार संशोधित किया गया। ऐसा लगता है कि प्रामाणिकता की खोज में अबुल फजल काफ़ी सावधानी बरत रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मौखिक बयानों को तथ्य के रूप में किताब में शामिल करने से पहले अन्य स्रोतों की उसकी असलियत और सच्चाई की पुष्टि करने की कोशिश की जाती थी। सांख्यिकी वाले खंडों में सभी आंकड़ों को अंकों के साथ शब्दों में भी लिखा गया ताकि बाद की प्रतियों की नकल गलतियाँ कम हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर अबुल फजल के आईन अकबरी के बारे में आलोचना किया जा रहा है कि आईन अकबरी जो है वहाँ पर जो भी चीज़ वहाँ पर दर्ज किया जा रहा है अकबरनामा में, उसको वहाँ पर एक बार पहले वो सच है कि झूठ है कि या उसको बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है, हर एक तरफ से तफ्तीश करके उसको वहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। ठीक है, तो फिर भी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वहाँ पर थोड़ी मोड़ी गलतियाँ हो जा रही हैं तो वो मामूली गलतियाँ हैं, जैसे कि डाटा भरना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि हर एक सूबे में 8 खंड पाए जाते थे, तो यहाँ पर परगना जो है, परगना में कितने अधिकारी होते हैं उसके बारे में, तो वहाँ पर अगर आप डाटा देंगे तो 12 प्रांतों का डाटा देना है, तो वहाँ पर उस तरह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाएंगी, मामूली वहाँ पर गलतियाँ देखने को मिलेंगी। तो वो थोड़ा सा मान लीजिए कि वो थोड़ा सा नेगलेक्ट करने वाली चीज़ें हैं, कि नज़रअंदाज करने वाली चीज़ें हैं, कि वह उसके बावजूद भी देखिए कि आईन अकबरी जो है वहाँ पर मुग़ल काल के बारे में कितनी जानकारियाँ देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक देख लीजिए कि आइन का अनुवाद है कि किस प्रकार से किया गया, कि आइन की अहमियत की वजह से कई विद्वानों ने इसका अनुवाद किया। हेनरी ब्लॉकमैन ने इसे संपादित किया, और कलकत्ता आज का कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी बिब्लियोथीका, यहाँ पर लिखा गया है बिब्लियोथीका श्रृंखला में इसे छापा। इस किताब का 3 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया। पहले खंड का मानक अंग्रेजी अनुवाद ब्लॉकमैन का है, कलकत्ता 1873 में। बाकी 2 खंडों का अनुवाद है H.S. जैरेट ने किया, कलकत्ता 1891-1894 में। तो यहाँ पर सिर्फ आईने अकबरी की बात किया जा रहा है कि जो अकबरनामा का तीसरी खंड है। ठीक है, तो अकबरनामा के तीसरी खंड के जो 5 भाग हैं, ठीक है, वो आइन जो पुस्तक है उसके 5 भाग हैं, और आईन अकबरी के जो ऊपर के 3 खंड जो हैं, वहाँ के 3 अध्याय जो हैं, उसका अनुवाद किसने किया था? यहाँ देखिए कि ब्लॉकमैन ने उसका अनुवाद, ऊपर के 3 खंडों का अनुवाद जो है ब्लॉकमैन ने किया, और बाकी 2 खंडों का अनुवाद किसने किया था? H.S. जैरेट ने किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आइन का अनुवाद किया गया है, और वहाँ पर देखिए कि उसका अनुवाद किसमें किया गया है? अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। किसके द्वारा? ब्लॉकमैन और H.S. जैरेट के द्वारा। ब्लॉकमैन ने ऊपर के 3 खंडों का अनुवाद किया, और नीचे के 2 खंडों का अनुवाद जो है
एच एस जेरेट ने किया है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि आइन किसने बारे की जानकारियाँ देती है, और इस कालखंड को आप लोग पढ़िए, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर घटनाओं के बारे में लिखा गया है। और यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से, देखिए कि ये जो चित्र है, और ये चित्रों को आप लोग समझते रहिए। सुनारों को दर्शाते हुए 17वीं शताब्दी का चित्र, ठीक है। फिर मिठाई बेचती हुई महिला, तो इस प्रकार के चित्रों का उल्लेख भी वहाँ पर देखने को मिलता है। और कल से हम लोग बात करेंगे अगले अध्याय के बारे में, और हो सके तो हम लोग कल 2 दिन आप लोगों का क्लास बंद रहेगा एनसीईआरटी का, और हम लोग मंडे से शासक और इतिवृत्त के बारे में बात किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर अगले हफ्ते से हम इसको प्रारंभ करेंगे वहाँ पर मंडे से, तो ये 7 दिनों में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 7 लेक्चर में इसको हम कंप्लीट करने के पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अगले हफ्ते से पूरे बने रहिए, एकदम विस्तार से पढ़ते रहिए। और एनसीईआरटी पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको अकबरनामा के बारे में बात किया, और वहाँ पर आईने अकबरी की विस्तार से जानकारी दी कि आईने अकबरी जो है किस किस प्रकार की जानकारियाँ हम लोगों को देती है। और उसके और भी विस्तार से हम लोग बात करेंगे अगले अध्याय में शासकों के बारे में, जब मुगल साम्राज्य हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ पर आप लोग इस चैनल से बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को पढ़ाई जो है एकदम सुदृढ़ता से चलते, ठीक है। सुदृढ़ता से आप लोग अपनी पढ़ाई को लेकर चलें, ठीक है। तो यहाँ पर यह लेक्चर आप लोगों का समाप्त होता है, यह अध्याय भी आप लोगों का समाप्त हो जाएगा आज। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ते रहें, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से करें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आता होगा, एनसीईआरटी पसंद आती होगी। एनसीईआरटी आप लोग पढ़िए, एनसीईआरटी समझिए, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एनसीईआरटी जो है आप लोगों का बेसिक नॉलेज एकदम विधिवत तरीके से कंप्लीट कर देगी, ठीक है। तो यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से शानदार तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।